What could the company do when Mr. Veer Jafar protested? The company deposed him and deposed him and complained and installed Mr. Mir Qasim in his place. अब जो है कंपनी को जब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी मीर जाफ़र की तरफ से, तो कंपनी ने जो है मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को जो है उसकी जगह राजा बना दिया. When Mr. Mir Qasim complained, he in turn was defeated in a battle fought of Buxar in 1764, driven out of Bengal, and Mir Jafar was reinstalled. The Nawab had to pay 5 lakhs every month, but the company wanted more money to finance its war. क्या है? जब मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को राजा बनाया गया, तो कंपनी को बक्सर का युद्ध करना पड़ा, और उसमें जो है जब मीर जाफर की जगह मीर कासिम बना, तो मीर कासिम ने प्रॉमिस किया कि वो हर महीने 5 लाख रुपए देगा कंपनी को, बट कंपनी को ये फाइनेंस भी कम पड़ने लगा. एंड मीट द डिमांड फॉर ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और वो जो है व्यापार की और दूसरे एक्सपेंसेस खर्चों की भी डिमांड करने लगा. इट wanted more territories and more revenues. अब वो ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी चाहते थे और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहते थे. By the time Mr. Zafar died in 1765, the mood of the company had changed. अब मीर जाफर जो है 65 में मर गया, अब कंपनी का मूड चेंज हो गया. Having faulted to work, अब जो है कंपनी जो है फेल हो चुकी थी पपेट नवाब के साथ काम करने में भी. अब क्लाइव ने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो बंगाल का नवाब खुद बनेंगे. Finally, in 1765, Mughal emperor appointed the company as the दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल. अब फाइनली जो है मुगल एम्पर ने कंपनी को बंगाल प्रोविंसेस का दीवान घोषित कर दिया. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. अब दीवानी मिलने के बाद जो है उनको अधिकार मिल गए कि वो बंगाल के जो है इतने ज़्यादा जो टैक्सेस थे उनको खुद ले सकती है. दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कंपनी काफ़ी समय से फेस करती आ रही थी वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड एक्सपांडेड. और इस तरह से अर्ली 19th सेंचुरी में जो है ब्रिटिशर्स का जो ट्रेड है वो इंडिया में बढ़ने लगा. बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड. और पर अभी भी वो ज़्यादातर सामान जो है इंडिया से किसके बदले में खरीदते थे? सोने और चांदी के बदले में, गोल्ड एंड सिल्वर. इम्पोर्ट फ्रॉम द ब्रिटेन, जो कि कहाँ से मंगवाते थे? वो ब्रिटेन से मंगवाते थे. दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड टू सेल इन इंडिया. पर अब जो है ब्रिटेन इंडिया के अंदर अपना कुछ भी नहीं बेचना चाहता था. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. अब प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी की लड़ाई के बाद जो है ब्रिटेन से जो सोना आता था उसका फ्लो कम हो गया. एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द अजम्पशंस ऑफ दीवानी. और दीवानी की अजम्पशन मिलने के बाद तो ये पूरी तरह से बंद हो गया. नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी. अब जो रेवेन्यू मिलता था वही कंपनी को फाइनेंस करता था एंड एक्सपेंसेस, उनके खर्चों को पूरा करता था. दीज रेवेन्यूज कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया. अब ये इसी रेवेन्यू से जो है कंपनी कॉटन और टेक्सटाइल जो है परचेज करती थी, सिल्क. मेंटेन कंपनी ट्रूप्स, अपनी सेना को देखती थी, मेंटेन रखती थी. एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया. मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग
द कंपनी फोर्ट एंड द ऑफिसर्स एट द कैलकाटा। इस तरह से जितने भी कंपनी के खर्चे थे अब वो सारे खर्चे किससे पूरे होने लगे, बंगाल के रेवेन्यू से। और जो ब्रिटिशर्स अपनी कंट्री से गोल्ड और सिल्वर मंगवाते थे वो भी पूरी तरह से उन्होंने वहां से मंगवाना बंद कर दिया। अब क्या है बेटा, कंपनी ऑफिसर्स बिकम नवाब। सब कंपनी के ऑफिसर्स किस तरह से नवाब्स बन गए। व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब। अब नवाब का मतलब क्या है यहाँ पर, इट meant of course that the company acquired more power and authority। अब कंपनी को जो है ज्यादा पावर अथॉरिटी मिल चुकी थी। बट इट ऑल्सो meant something else। अभी वो और कुछ भी चाहते थे। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक ए नवाब। अब हर एक कंपनी के सर्वेंट का सपना क्या बन चुका था कि वो भी ऐसा जीवन जिए किस तरह से, नवाब की तरह से। After the Battle of Plassey, the actual Nawab of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gift of company officers। और जो एक्चुअल नवाब था कंपनी का उसको जो है वर फोर्स्ड, उसको फोर्सफुली जो है कुछ जमीन दी गई और कुछ कंपनी की तरफ से उसको कुछ पैसा दिया गया एज ए गिफ्ट और कंपनी ऑफिसर्स की तरफ से। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ असेम्ड ए फॉर्चून इन इंडिया। वो इंडिया में अपने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग्य बनकर आया। ही हैड कम टू मद्रास। वो मद्रास आया फ्रॉम इंग्लैंड से 1743 में। एट द एज ऑफ 18, 18 साल की उम्र में। when in 1767 he left इंडिया, जब उसने इंडिया को छोड़ा। his Indian fortune was worth, interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove करप्शन इन कंपनी। उसने जो है कंपनी से करप्शन को खत्म करने की बात की एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन इन 1772। उसका खुद ही क्रॉस एग्जामिन किया गया बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ। और इस जब उसका क्रॉस एग्जामिन किया गया तो उसको भी सस्पिशियस पाया गया, मीन्स उसको भी करप्ट पाया गया क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा संपत्ति थी। एंड ऑल्दो ही वाज एक्विटेड ही कमिटेड सुसाइड इन 1774। और इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव ने जो है 1774 में सुसाइड कमिट कर लिया क्योंकि उसको करप्ट पाया गया था। However, not all company officers succeeded in making money like Clive। जबकि कंपनी के सारे ऑफिसर जो है ऐसा पैसा बनाने में कामयाब नहीं हो पाए जैसा कि रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। एंड मैनी डाइड एंड अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू द डिजीज एंड वॉर। और बहुत सारे तो इंडिया में बीमारी और युद्ध की वजह से मारे गए। एंड इट वुड नॉट बी राइट टू रिगार्ड ऑल ऑफ देम एज करप्ट एंड द डिसऑनेस्ट। और सभी को हम जो है डिसऑनेस्ट और करप्ट नहीं बोल सकते। मैनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड। बहुत सारे लोग जो हैं हम्बल बैकग्राउंड से इंडिया आए। रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड ए कंफर्टेबल लाइफ। और वापस ब्रिटेन भी गए और कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने जी। दीज दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड द फ्लैटन देयर रिचेस। क्या है, जो बहुत ज्यादा धन संपत्ति लेकर लौटा उसने अपना जीवन जो है खूब एक नवाब की तरह जिया। दे वर कॉल्ड नवाब्स एंड Anglicized version of the India word Nawab. They were often seen as the upstarts and the social climbers in British society and were ridiculed or made fun of the play and the cartoons। और इस तरह से जो नवाब जो है बहुत सारा पैसा वेल्थ धन संपत्ति साथ लेकर आ गया वो वहाँ का नवाब कहलाया, इंडिया के नवाब की तरह। और उसने जो है अपना जीवन नवाब की तरह ही जिया और खूब एंजॉय किया अपनी लाइफ का। कंपनी रूल्स एक्सपेंड। अब जो है कंपनी ने अपने रूल को बढ़ा दिया था।
कैसे एक्सपेंड कर दिया था? If we analyze the process of annexation of India's state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerged. The company rarely launched a direct military attack on an unknown territories. Instead, it used a variety of political, economic, diplomatic method to expand its influence before annexing an इंडियन किंगडम। अब जो है कंपनी ने 1957 से 87 तक क्या सर्टेन चेंजेस आ गए थे बेटा। अब कंपनी किसी भी कोई राजा या टेरिटरी कंपनी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स करती थी। कंपनी अपनी खुद की सेना से उस टेरिटरी पर हमला कर देता था और उसको अपने रूल में शामिल कर लेता था। इस तरह से जो कंपनी है अब पूरी तरह से बढ़ चुकी थी, उसका डिप्लोमेटिक मेथड चेंज हो चुका था और इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्शियस एंड द इंडियन किंगडम, और वो पूरी तरह से इंडियन किंगडम पर अपना अधिकार चाहता था, रूल करना चाहता था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। अब जो है कंपनी ने रेजिडेंट्स अपॉइंट किए इंडियन स्टेट में। दे वर पॉलिटिकली और कमर्शियली एजेंट एंड देयर जॉब वाज ए सीवियर एंड फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। अब जो वर्कर अपॉइंट किए गए वो सर्वेंट जो है क्या थे, बहुत ज़्यादा कमर्शियल एजेंट थे और वो केवल इंटरेस्ट सोचते थे, केवल कंपनी की भलाई के बारे में सोचते थे। दो द residents the company officer become interfering in the इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। अब जो है जो कंपनी के रेजिडेंट बनाए गए, अब वो इंडियन स्टेट्स के जो एक दूसरे के साथ संबंध थे उनके बीच में भी इंटरफेयर करना उन्होंने शुरू कर दिया। दे ट्राई टू डिसाइड हु वाज टू बी सक्सेसर ऑफ द थ्रोन। अब वो डिसाइड करने लगे कि कौन योग्य है राजगद्दी पर बैठने के, एंड हु वाज टू अपॉइंट इन एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट, और किसको जो है अपॉइंट करना है administrative post पर। Sometimes the company forced the state into a subsidiary alliance। कई बार जो है कंपनी किसी भी राज्य को जो है सब्सिडरी अलायंस पर के लिए फोर्स करती थी। अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म। इंडियन रूलर को जो है अपनी सेना रखने का अधिकार नहीं था। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे? कंपनी के। अब सब्सिडरी अलायंस देखो बेटा क्या है, व्हाट इज सब्सिडरी अलायंस? सब्सिडरी अलायंस अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस, अलायंस की टर्म के अकॉर्डिंग इंडियन रूलर्स जो इंडिया के राजा है वर नॉट अलाउड, उनको परमिशन नहीं है अपनी खुद की आज़ादी से सेना रखने की। दे वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी, वो कंपनी के द्वारा प्रोटेक्ट किए जाएंगे। बट हैड टू पे फॉर द सब्सिडरी फोर्स, और जो फोर्स उनकी रक्षा करेगी उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा। दैट द कंपनी वाज सपोज टू मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोटेक्शन। इफ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई इंडियन रूलर फेल हो जाता पेमेंट देने के लिए, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वाज टेकन अवे एज द पेनल्टी। अब जो है अगर कोई राजा सब्सिडरी अलायंस के अंदर सेना की खर्चा देने के लिए योग्य नहीं रहता या फेल हो जाता देने में, तो वो उसकी टेरिटरी का कुछ हिस्सा जो है एज ए पेनल्टी ले लेंगे। इस तरह से जो सब्सिडरी अलायंस था वो इंडियन राजा खुद ही अपने राज्य में खुद की सेना नहीं रख सकता था। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन आएगा? ब्रिटिश सेना आएगी। और जो ब्रिटिश सेना उस राज्य की प्रोटेक्शन कर रही है तो उस राज्य को ब्रिटिश सेना के खर्चे के लिए पैसे देने होंगे। अगर कोई राजा वो पैसा नहीं दे पाता है या देने में सक्षम नहीं है
तो उसके राज्य की कुछ टेरिटरी को ब्रिटिश जो है अपने अंडर में ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेस्ले वाज गवर्नर जनरल, the Nawab of Awadh was forced to give over half of his territory to the company. In 1801 वहाँ के गवर्नर को जो है फोर्स किया गया, अवध के गवर्नर को, कि अवध के गवर्नर को क्या फोर्स किया गया बेटा? गिव ओवर हाफ ऑफ द टेरिटरीज, उसकी जितना राज्य है उसका आधा भाग, उसकी टेरिटरी का आधा भाग टू द कंपनी इन 1800, कंपनी को दे दे। अवध जो है अपने राज्य का आधा हिस्सा कंपनी को दे दे। एज द फेल टू पे द सब्सिडरी फोर्स, क्योंकि वो जो है फेल हो गया है सब्सिडरी फोर्स को पे करने में। हैदराबाद वाज आल्सो फोर्स टू केट टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड, इसी आधार पर जो है अवध राज्य के आधे हिस्से को भी कंपनी ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर क्या है बेटा? द सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर,